कितना अजीब है ये सोचना कि आपकी सुबह के एक कप कॉफी से निकलता हुआ भाप एक विशाल लोकोमोटिव चलाने के उपयोग में आ सकता है। लेकिन कुछ सौ साल पहले इंजीनियरों ने तकनीक विकसित की थी जिससे आग से ऊर्जा निकालकर उसे पानी और भाप के साथ उपयोग करके इस विशाल मशीन को चला सके। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे थॉमस न्यूकॉमन ने दुनिया का पहला स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, यह पता लगाते हुए कि कैसे भाप का इस्तेमाल कर वैक्यूम बनाए और कैसे उसका उपयोग कर पिस्टन को हिलाते हुए कुएं से पानी निकाले। 1700 दशक के अंत में जेम्स वॉट जैसे इंजीनियरों ने न्यूकॉमन के डिजाइन में सुधार किया था, जिससे यह अधिक कुशलता से आग निकलती हुई ऊर्जा के उच्च प्रतिशत का उपयोग करने में सक्षम रहे और उसे प्रति मिनट अधिक साइकिल्स में चलाया जा सके। वॉट ने इसे फिर से डिजाइन किया था ताकि पिस्टन के दोनों दिशाओं के मूवमेंट से पावर जनरेट कर उसे काम करने के लिए उपयोग कर सके। इसके अलावा उस समय मजबूत स्टील, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग तकनीक भी विकसित की गई थी और 1800 के दशक में पहला हाई प्रेशर स्टीम इंजन डिजाइन हुआ था। तभी 1828 में स्टीम इंजन्स ने अपना रास्ता स्टीम बोट्स, फैक्ट्रीज और कैरेजेस में बना लिया था, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसी दौरान ट्रेन को चलाने के लिए बड़े और हाई प्रेशर स्टीम इंजन्स का निर्माण हुआ और 1860 तक ये लोकोमोटिव इंजन्स का डिजाइन पावर ट्रैक्टर्स में बदल गया। साथ ही इन्हें मजबूत बनाया गया ताकि यूरोप और यूएस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर गाड़ियों को खींचने में काम आ सके। तो चलिए समझते हैं कैसे एक छोटे और सक्षम स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। इसलिए हम 1860 के दशक से एक साधारण स्टीम इंजन के डिजाइन की जांच करने जा रहे हैं और ठीक से समझे कि आग, पानी और भाप का उपयोग कर कई टन बल बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो चलिए इस ट्रैक्टर इंजन से शुरुआत करते हैं, जिसे इंग्लिश कंपनी रैनसम, सिम्स और जेफराइस ने मैन्युफैक्चर किया था। यह मूल रूप से शुरुआती ट्रैक्टर था जिसका इस्तेमाल खेतों की जुताई करने में या गेहूं का थ्रेशिंग, पाउडरिंग मशीनरी और भारी वजन उठाने के काम आता था और इसका डिजाइन लोकोमोटिव स्टीम इंजन के छोटे वर्जन की तरह था। चलो ट्रैक्शन इंजन को अलग करें और इसके अंदर देखें। यहाँ हमारे पास कोयला जलाने के लिए एक फायर बॉक्स है। फायर बॉक्स पानी के एक सील टैंक और पानी में डूबी ट्यूब्स के एक सेट को गर्म करता है और गर्म भाप को फायर बॉक्स से स्मोक स्टैक तक ले जाता है। इस टैंक के ऊपरी ओर एक सील्ड स्पेस है जहां पानी को उबालकर उसे हाई प्रेशर स्टीम में बदला जाता है। भाप बनकर ट्रैप हो जाता है और उसके निकलने का एकमात्र तरीका ये है कि पहले वो साइड वेल्व से होकर पीछे सिलेंडर के रास्ते से आखिर में एग्जॉस्ट हो जाए। जैसे ही हाई प्रेशर स्टीम इस पाथ को फॉलो करता है, यह पिस्टन को हिट करता है, जिससे पिस्टन के साथ पिस्टन रॉड भी मूव करने लगता है। पिस्टन रॉड के मूवमेंट से चक्कों में गति आते ही वे घूमते हैं और जिससे ट्रैक्टर के पहियों को या कोई खेत की मशीनरी से अटैच्ड हो उन्हें घुमाता है। पिस्टन के इस तरफ हमारा अभी भी ज्यादा दबाव है, लेकिन पिस्टन अब अपने स्ट्रोक के अंत तक पहुंच गया है, इसलिए यह आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्लाइड वेल्व आगे बढ़ता है और एग्जॉस्ट के माध्यम से और खुली हवा में भाप के लिए नया रास्ता बनाता है। जब स्लाइड वेल्व आगे बढ़ता है तो यह पिस्टन के इस तरफ स्टीम और उससे लगने वाले दबाव को ब्लॉक कर देता है और साथ ही साथ ये बॉयलर से निकले हाई प्रेशर स्टीम के लिए एक मार्ग बनाता है जो पिस्टन को दूसरी ओर से पुश करता है। अब पिस्टन विपरीत दिशा में धकेल दिया जाता है और एक बार जब यह अपने एंड स्ट्रोक पर पहुंच जाता है तो स्लाइड वॉल्व कुछ इस तरह पीछे शिफ्ट होकर एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है। क्योंकि स्टीम पिस्टन को दोनों ओर से आगे पीछे करते हुए धकेलता है और हर बार अपोजिट साइड से स्टीम एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो इसे कहते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। और यही कारण है कि लोकोमोटिव से की आवाज आती है। इसके पीछे बहुत ही बेसिक आइडिया है कि कैसे ट्रैक्शन और लोकोमोटिव स्टीम इंजन आग से निकली ऊर्जा को कन्वर्ट करता है पहियों को घुमाने के लिए। पर आप खुद सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी ये ट्रेन है, तो कैसे ये स्टीम पूरे लोकोमोटिव और डजन कार्स को चलाने के लिए इतना बल प्राप्त कर सकती है। खैर, उस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हाई प्रेशर स्टीम के कॉन्सेप्ट का पता लगाएं। यहाँ हमारे पास एक पिस्टन है जो सिलेंडर में आगे और पीछे चलता है, जो एक साइड से उबले पानी और स्टीम के टैंक से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा एटमॉस्फेयर के लिए खुला होता है। जब स्टीम के परमाणु पिस्टन से टकराकर उछलते हैं तो एक छोटा सा बल पैदा होता है और सारे परमाणु के बल को जोड़ दिया जाए और उसके एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे निकलता है प्रेशर यानी दबाव। यह पिछले एपिसोड में न्यूकॉमन इंजन की तरह लगता है ना? यहाँ न्यू कॉमन इंजन के साथ वैक्यूम के खिलाफ एटमॉस्फेयर की तुलना में पावर एटमॉस्फेयर के खिलाफ हाई प्रेशर से बनती है।
इसलिए इस इंजन में यदि आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो पावर स्ट्रोक के दौरान आपके पास पिस्टन को यूज करने के लिए अधिक बल रहेगा। तो कैसे हम बॉइलिंग वाटर से रेगुलर स्टीम लेके हाई प्रेशर स्टीम में बदलते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान या उससे पहले यूरोपियन साइंटिस्ट प्रेशर को डीपली समझ रहे थे और फिर पता चला कि गैस के प्रेशर को बढ़ाने के लिए अनिवार्य 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ाना, जो कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स पिस्टन पर थोड़ा बल लगाता है। मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ाकर पिस्टन पर छोटी ताकतों की मात्रा बढ़ जाती है और इसलिए जैसे ही मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती है प्रेशर बढ़ता है। दूसरा तरीका है तापमान बढ़ाने का। तापमान एक एवरेज मेजर है कि मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि आप तापमान बढ़ाते हैं, आप मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं और फलस्वरूप पिस्टन को उछालते हुए प्रत्येक मॉलिक्यूल्स को कितना बल देते हैं। अंत में जगह को कम करें। यदि मॉलिक्यूल्स एक साथ करीब होते हैं तो उन्हें एक दूसरे में उछलने, दिशा बदलने और पिस्टन को फिर से मारने से पहले बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता है। एक कंटेनर जितना छोटा होगा उतना ही अधिक मात्रा में मॉलिक्यूल्स दीवारों और पिस्टन पर टकराएंगे। अगर हम ये सब एक साथ रखते हैं तो हम समझते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं, तापमान और मॉलिक्यूल्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो दबाव लगभग 620 किलो पास्कल या 90 पाउंड का फोर्स पर स्क्वायर इंच तक जा सकता है इस ट्रैक्शन इंजन के लिए। लेकिन उस संख्या का क्या मतलब है? खैर, इस ट्रैक्शन इंजन के लिए पिस्टन का डायमीटर एक डिनर प्लेट जितना होता है, इसलिए 620 किलो पास्कल के दबाव के साथ इस प्लेट के आकार पर पिस्टन पर भाप से लगने वाला बल करीब 2600 किलोग्राम फोर्स या लगभग 3 टन होता है। ये एक डिनर प्लेट पर लगभग 2 कारों को संतुलित करना या एक के ऊपर एक 72 मीटर ऊंचे ईंटों के ढेर का वजन उठाने के बराबर है। अब जब हम लोकोमोटिव्स को देखते हैं तो दबाव और भी ज्यादा हो जाता है, जो कि ट्रैक्शन इंजन के दुगना दबाव से अधिक दबाव रहता है और पिस्टन का डायमीटर भी बड़ा होता है, करीब 71 सेंटीमीटर या 28 इंच। इसलिए लोकोमोटिव के भीतर पिस्टन पर लगने वाला बल 53,000 किलोग्राम या 58 टन से अधिक होता है, जो कि लगभग एक कार के पहिए पर रखे 40 कारों के जितना वजन होता है। एक और बात है कि लोकोमोटिव के दोनों तरफ 2 पिस्टन होते हैं, प्रभावी ढंग से बल को दोगुना करने के लिए। एक बड़े ट्रेन को चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा बल है। तो चलते हैं इस तस्वीर पर, जो कि 200 साल पुरानी स्टीम से चलने वाली कैरेज की है। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे कटिंग एज कैरेज के ऊपर सवार लोग क्या सोचते होंगे। क्या ये तो नहीं सोचते थे कि हमारा समाज ह्यूमन इनोवेशन के शीर्ष पर पहुंच चुका है? क्या उन्होंने कभी प्लेन या इंस्टेंटेनियस वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के बारे में सोचा होगा? क्या ये सोचा होगा कि कोयला जलाकर स्टीम इंजन चलाने से ग्लोबल क्लाइमेट पर कितना असर होता है? करीब 200 साल बाद हम जानते हैं कि ये आविष्कारों ने इकोनॉमी को कितना ऊपर उठाया है, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके अब तक कोयला या अन्य फॉसिल फ्यूल जलाकर इंजन्स चलाना, इससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ और अब काफी बड़े रिस्क में है। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को न केवल फिजिक्स, एफिशिएंसी और डिजाइन पर विचार करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऊर्जा के सस्टेनेबल सोर्सेस या इन आविष्कारों के हमारे जीवन में और हमारे ग्रह पर प्रभाव, इन पर भी विचार करना चाहिए। तो चलिए इसे रैप अप करते हैं। अगर आपने न्यू कॉमन स्टीम इंजन की पहली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सवाल और विचारों को कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और आज आपने नया क्या सीखा वो अपने दोस्तों और फैमिली को बिल्कुल बताएं।